वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेदिता अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले क्लास में अब तक मैंने बीटीसी के फिजिकल मेजरमेंट पे बात किया था और आज मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं क्लास 12th और आप कह सकते हैं एक बेसिक नॉलेज के तौर पे क्लास 10th के इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक पार्ट को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस क्लास का शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जिस ब्रांच में हम इलेक्ट्रिसिटी के रेस्ट फॉर्म को मतलब कह सकते हैं आप चार्ज के रेस्ट फॉर्म को पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रो जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, चार्ज वगैरह को पढ़ेंगे और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्म में होगा, मतलब वो चार्ज हमारे रेस्ट फॉर्म में होंगे। मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इस ब्रांच में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया है जहाँ पे चार्ज के रेस्ट को हमको पढ़ना है, ना कि चार्ज के मोशन को पढ़ना है। आपको मैं अगर शुरुआत करूँ तो आप ऐसे समझिए कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या कह सकते हैं कि पहले हमारा जो फिजिक्स होता है वो साइंस का एक ब्रांच होता है और उस फिजिक्स के ब्रांच में एक ब्रांच हमारी आती है इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब बात को समझिएगा, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स से। फिजिक्स किसका ब्रांच होता है? तो फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है। उस फिजिक्स में हमारे पास कई ब्रांच आते हैं, जिस ब्रांच में एक ब्रांच हमारी होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें हमने एक पार्ट बनाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक बनाया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अपने आप में बहुत बड़ी एक टॉपिक होती है। हम कहते हैं इसकी थ्रस्ट एरिया बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो कंपेयर टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स उसके थोड़े चैप्टर वगैरह कम होते हैं, उसके ब्रांच थोड़ा सा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कंपेयर में कम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के रेस्ट पार्ट को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट रहेगा तो वो किस तरह के फील्ड को क्रिएट करेगा, वो किस तरह की प्रॉपर्टी को क्रिएट करेगा वगैरह वगैरह पढ़ना होता है, जो कि हम चैप्टर में डीप में पढ़ेंगे। जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे चार्ज मोशन करने शुरू करता है और जब मोशन करता है कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, उस केस में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। तो वो एक ब्रांच हमारी काफ़ी लेंदी ब्रांच हो जाती है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद स्टार्ट करेंगे। तो अब तक जितने भी हमारे क्लासेस होंगे इस सीरीज में वो सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड होंगे। आगे जा कर के जब ये कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पूरा कवर कर लेंगे, तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से बात करेंगे। तो आप इस बात को तो ध्यान पे रखिएगा कि यहाँ पे चार्ज हमारा रेस्ट फॉर्म में होगा। हम चार्ज को रेस्ट फॉर्म में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में। अब हम चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले हम ये जानें कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, या फिर हम ये जानें सही मायने में कि इलेक्ट्रिक चार्ज की शुरुआत कहाँ से हुई, हमने कैसे समझा, कैसे हमने इस ब्रांच को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो इसके लिए मैं बहुत कम में ही ख़त्म करती हूँ बात को कि हमारे सामने एक फोर्स था जिससे हम वाकिफ़ थे। वो फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था। बात को हम समझिएगा, हमारे सामने ग्रेविटेशनल फोर्स था जिसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स से पहले जानते थे। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हमको सीधा सा पता होता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को हम बोलते क्या हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। चलिए, यहाँ तक तो बात हमको समझ में आ गई। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे हमने इन्वायरमेंट में फोर्स को ऑब्जर्व किया जो हमको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के डिफिनीशन से बिल्कुल हटके लगा। जैसे दो एग्जांपल हम आपको देते हैं। आप कोई भी एक कागज़ वगैरह को ले लीजिए, कार्डबोर्ड वगैरह ले लीजिए और उसमें आप किसी दूसरे कागज़ को ले आकर के पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए और आप उसको हाथ में फ्रीली ऊपर की तरफ हैंग कर लीजिए। आप समझिए थोड़ा सा मैं किस तरह का बात कर रही हूँ। हमने एक कार्डबोर्ड ये लिया और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने एक दूसरा कार्डबोर्ड जो था उसको ला करके ये पेस्ट कर दिया और इसको
ऊपर से हमने यहाँ से क्या किया, फ्रीली हैंग कर लिया, यहाँ से हमने इसको फ्रीली हैंग किया। जब हमने हैंग किया तो हम ये श्योर थे कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस कागज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी और ये यहाँ से हल्का सा जो हमने पेस्ट किया था उसको ये उसके कनेक्शन से ये छूटेगा और नीचे अर्थ पे आकर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने देखा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग होते हुए भी इस कागज़ को हमारे जो हमने पेस्ट किया था उससे उसको वो अलग नहीं कर पाया। मतलब कोई ना कोई फोर्स तो इनके बीच में ऐसा ज़रूर है जो कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बावजूद इसको अलग होने नहीं देता है। हमने इस चीज़ को सिंपली ऑब्जर्व किया था। और कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करिए आप, जैसे कि आप क्या करते हैं, आप बोर्ड पे लिखते हैं। आप जब कोई चीज़ बोर्ड वगैरह पे लिखते हैं, ये हमारे पास बोर्ड है और उस बोर्ड पे हमने कुछ भी मान लीजिए XYZ लिखा, उस चाक का बोर्ड के साथ जाकर के अट्रैक्ट हो जाना, मतलब उसके साथ जाकर चिपक जाना कहते, जो पेस्ट हो जाता है उसके पर जाके लग जाता है, वो एक कॉन्सेप्ट था जहाँ पे हमको समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये कैसा फोर्स है जो दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ा हुआ है, बोर्ड और चाक को। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि नट और बोल्ट का आपस में कनेक्ट होना, इस तरह से काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम ऑब्जर्व किए। और आप पढ़े हो, जब हम फिज़िकल कहते हैं कि स्टार्टिंग होता है हमारा क्लास 11th का, तो जब हमने उसमें एक चैप्टर था जहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह दी गई थी फिजिक्स को लेकर के, जिसको हम फिजिकल वर्ड बोलते थे चैप्टर को, उसमें बताया गया था कि हमारे किसी भी रिसर्च का पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। हम पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमको कहीं से इफ़ेक्ट कर जाती हैं, सोचने पर मजबूर कर जाती हैं और हम उस चीज़ों पर थिंकिंग करना शुरू करते हैं। और वही थिंकिंग, हमारी वही सोच जो होती है, हमको एक नया कॉन्सेप्ट दे जाती है। वही नया कॉन्सेप्ट हमारे और आपके बीच में कोई दे गया जिसको हम आज पढ़ते हैं। तो इस तरह के कुछ फोर्स थे जिस फोर्स को लेकर के हमारे यहाँ के साइंटिस्ट को सोचना पड़ा। वो सोचने पर मजबूर हुए और उन्होंने उस पर अपना एफ़र्ट लगाया और एफ़र्ट लगा करके फोर्स का एक नया ब्रांच खोज निकाला। जी हाँ, उसी ब्रांच को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। वही हमारी ब्रांच क्या कहलाई, इलेक्ट्रिसिटी कहलाई। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने जिस फोर्स को समझा, उस फोर्स में इलेक्ट्रिसिटी के मतलब कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी में जो फोर्स हमारा इंक्लूड था उस फोर्स की थ्रस्ट एरिया बहुत ज़्यादा थी। तो हमने क्या किया, उस फोर्स को हमने दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया, एरिया कह सकते हैं, सॉरी एरिया आप कह सकते हैं, एरिया उसकी बहुत ज़्यादा थी। हमने उसको दो पार्ट बना दिया, उस ब्रांच को हमने दो पार्ट में दे दिया, जिसमें पहला ब्रांच हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप समझिएगा चार्ज रेस्ट फॉर्म में होता है, चार्ज इन रेस्ट फॉर्म, इसको आप ध्यान पे रखिएगा, नाम से समझ में आ रहा है, स्टैटिक्स वर्ड ही रेस्ट के लिए होता है। अब चार्ज रेस्ट में है। अब हम इसको समझें कि सबसे पहले इस चार्ज को किसने देखा, किसने समझा। तो कहा जाता है शुरुआती दौर पे कि अब से 25 ईयर्स अगर हम पहले पीछे जाते हैं तो एक यूनानी हमारे पास फिलोसोफर थे, थेल्स ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था इस बात को। जैसे हमारा पहला ये टॉपिक देखिए, हमने ये टिक लगाया है कि 25 ईयर्स अगर हम पीछे जाते हैं तो फेमस साइंटिस्ट हमारे कौन से थे, फेमस फिलोसोफर थे थेल्स, जिन्होंने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनका हम नाम आपको काउंट कराते हैं। कुछ जिस मेटल को उन्होंने यूज किया था उसका नाम अगर देखा जाए तो बुक वगैरह में आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है कि उन्होंने अंबर को जैसे लिया था और ऊन को लिया था, इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट को लिया और एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करवाया, दोनों ऑब्जेक्ट को लिया एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करवाया। उन्होंने क्या देखा, वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की। मतलब थेल्स ने इस बात को ऑब्जर्व किया था ज़रूर कि
अंबर और ऊल जो होते हैं उनको अगर हम फ्रिक्शन करवाते तो एक नई प्रॉपर्टी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन हाँ, गिलबर्ट ने इस बात पे बहुत थेल्स ने इस बात पे, थेल्स देखिए हम थेल्स की बात कर रहे हैं, थेल्स ने इस बात पे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इस बात को बहुत आगे नहीं बढ़ा पाए, उनको शायद बहुत समझ में नहीं आया, इस बात को बहुत इम्पोर्टेंस उस समय नहीं दिया गया और ये बात वहीं की वहीं दब गई। काफ़ी लंबा टाइम बीत गया, कहते हैं 200 ईयर इसके बाद 2000 ईयर इसके बाद बीत गए। मतलब थेल्स के इस ऑब्जर्वेशन, इस रिसर्च के 20,000 ईयर के बाद का 16,000 BC में एक साइंटिस्ट आए, 1600 BC में एक साइंटिस्ट आए, गिलबर्ट। कब आए ये? 1600। ये गिलबर्ट जब आए तो गिलबर्ट ने अपना नया रिसर्च किया, उसके आगे की फ़ाइल खोली, थेल्स के फ़ाइल को कहा गया खोला, और थेल्स के फ़ाइल को खोल करके उन्होंने एक क्लियर कट एक थ्योरी दिया। उस थ्योरी में उन्होंने साफ किया कि अगर कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम जिनके बीच में फ्रिक्शन रबिंग करवाते हैं तो उन सबस्टेंस के अंदर एक लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की क्वालिटी आ जाती है, जिसमें उन्होंने कुछ सबस्टेंस का नाम भी लिया था, जिसमें उन्होंने ग्लास का नाम लिया था और सल्फ़र का नाम लिया था, ऐसे करके रबड़ का नाम लिया था, कैट स्किन का नाम लिया था। इस तरह से करके उन्होंने कुछ सबस्टेंस का नाम लिया और कहा कि जब फ्रिक्शन होती है तो उनके बीच में एक प्रॉपर्टी आती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी उनके बीच में आई क्यों है, और ये प्रॉपर्टी, ये एक्सपेरिमेंट जो था वो गिलबर्ट का था, गिलबर्ट ने एक्सपेरिमेंट दिया था। तो थोड़ा सा इसको हम लोग हल्के में समझ लिया जाए, समझिए इस बात को। अगर हम इसकी बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर एक लाइट ऑब्जेक्ट, हमने दो ये ऑब्जेक्ट लिया, इनके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 7 है, 3 4 5 6 7, ये एटम आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ये, और भी सेल होंगे जिसमें यहाँ पर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक एग्जाम्पल लिया, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आप जैसा कि जानते हो कि हर एक एटम क्या चाहता है, हर एक एटम चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट को पूरा करे। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इनको 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, उससे बेहतर इनको दिखता है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें और इनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये स्टेबल फॉर्म में हो जाएंगे। इनको लगता है 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या करना, 1 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये ऑक्टेट पूरा करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इस तरह के दो अपोजिट नेचर वाले ऑब्जेक्ट को लेकर के हमने इनके बीच में फ्रिक्शन करवाया। जैसे ही करवाया उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई और इसने एक अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और उस एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। फाइनली हुआ क्या, इसने जिस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उसके ऊपर एक चार्ज आया। पहले तो कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था। इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसके वजह से इसके ऊपर भी क्या आया, एक चार्ज आया। इस तरह से गिलबर्ट ने कहा कि ऑब्जेक्ट को जब हम रब करवाते हैं, उनके बीच में जब हम फ्रिक्शन की प्रोसेसिंग करते हैं तो उस बीच में वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करते हैं, जिसके वजह से उनके ऊपर एक नया चार्ज आ जाता है, एक चार्ज आता है और उस चार्ज के वजह से उनके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन की क्वालिटी आती है। ये इतना बात क्लियर किया था गिलबर्ट ने। हमको लग रहा है यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इस तरह से हमारे सामने इस प्रोसेसिंग के दौरान 2-4 टॉपिक मिली, जिस टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रीफाइड क्या हुआ। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है कि चार्ज जब रबिंग के दौरान, रब करने के बाद जब सबस्टेंस के अंदर, एटम के अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है अट्रैक्ट और रिपेल करने की, मतलब एक तरह की चार्ज वो चार्ज पे आ जाता है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है। चार्ज पॉजिटिव निगेटिव तो अभी आप नहीं कह सकते हो, मतलब चार्ज होने के उसके अंदर जो प्रॉपर्टी आती है, इसको हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, वो एटम क्या हो गया है, वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। मतलब इलेक्ट्रीफाइड का मतलब आप कह सकते हो कि रबिंग के दौरान जो प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल के ऊपर आती है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड होना। अब उस केस में इलेक्ट्रीफाइड जब होता है तो किस प्रोसेसिंग के दौरान होता है, तो याद रखिएगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी
उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हमारे क्या होती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल क्यों? क्योंकि हमने फ्रिक्शन इनके बीच में करवाया है, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेसिंग के दौरान ये प्रोसेसिंग होती है फ्रिक्शन, जिससे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आ जाती है। अब हम बात करते हैं चार्ज क्या हुआ। तो आपने देखा इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, और इस तरह से इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी आया। जो प्रॉपर्टी आया उस प्रॉपर्टीज़ में उसने क्या एक्सेप्ट किया है, क्या रखा है, तो उसने जिस करैक्टर को पाया है उस करैक्टर में कहते हैं कि उसके ऊपर एक तरह का चार्ज आ गया है। और ये मटेरियल कैसा बन गया, तो याद रखिएगा ये चार्ज मटेरियल बन गया। मतलब हम रविंग के दौरान क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रीफाइड कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में एटम के ऊपर क्या आता है, तो उसके ऊपर एक तरह का चार्ज आ जाता है, वो हैविंग अ चार्ज, एटम चार्ज को रखने लगता है अपने पास। और इस तरह के ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज आता है उसको हम बोलते क्या हैं, चार्ज मटेरियल बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इतने तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये चार्ज मटेरियल हमारा कंप्लीट होता है। अगर हम बात करते हैं कि ये चार्ज जो है, उस चार्ज की प्रॉपर्टी, उस चार्ज का डिफिनीशन क्या होता है, एक लाइन का छोटा सा डिफिनीशन चार्ज का होता है, आप समझ लीजिएगा। चार्ज क्या है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज एक तरह का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्ज के अंदर कहते हैं कि निजी तौर पे रहता है। उस प्रॉपर्टी को आप वैसे ही डिफाइन नहीं कर सकते हो जैसे आप मास को नहीं कर पाते हो। मास क्या होता है, तो मास एक चार्ज की अपनी निजी प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को, उस मटेरियल किस चीज़ से बना है, क्या है, कैसे है, बहुत ज़्यादा उस पर हम डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, वो उसकी अपनी एक निजी प्रॉपर्टी होती है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी जो एक निजी प्रॉपर्टी होती है, जो उसके पास कहते हैं ना कि ये जन्मजात प्रॉपर्टी लेकर आया है, क्वालिटी, गुण लेकर आया है। किसी बच्चों को कहा जाता है कि ये उसकी जन्मजात गुण है, हम उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं क्यों है। तो ये चार्ज की अपनी, चार्ज जो होती है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रखती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बता लेते हैं, लेकिन चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है उसके क्या कारण होते हैं, किस वजह से उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, सबको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, उसके अंदर वो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये कार्टून आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, ये मैंने इसलिए दिखाया कि इसको देखकर आपको बचपन की याद आ जाएगी। आप हम लोग टोपी वगैरह कुछ भी सर पे जो कैप वगैरह लगाते थे ना, जब निकालते थे तो हमारे बाल खड़े हो जाते थे। क्या होता था, वहाँ पे हमारे हेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते थे, वो इलेक्ट्रॉन जो होते थे इस पे ट्रांसफ़र हो जाते थे, और ये किस पे आता था, निगेटिव चार्ज पे हेयर हमारा ट्रांसफ़र करता था, तो ये किस पे आता था, पॉजिटिव चार्ज पे। अब आप जानते हो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो कैप होती है हमारे बाल को क्या करती है, हेयर को अट्रैक्ट कर लेती है, और हमारा हेयर जो होता है वो खड़ा हो जाता है। या कुछ आपको ध्यान होगा कि हम लोग कोम लेकर के, कंघी को लेकर के अपने हेयर पे रविंग करवाते थे और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करवाते थे। वो क्या होता था, हमारे हेयर से इलेक्ट्रॉन जो थी कोम पे आ जाती थी और वो चार्ज हो जाती थी, और वो कागज़ वगैरह के हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती थी, अट्रैक्ट कर देती थी। तो ये एक ऐसा है, मतलब एक ऐसा पिक्चर है जिसको देख करके आपको थोड़ा बचपन का ध्यान आता होगा, और आप उससे इसको कनेक्ट कर पाएंगे, इस थ्योरी को कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए हमने ये पिक्चर आपके सामने रखा। तो इस तरह से हम समझ गए कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ क्या। एक बार आपको अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि चार्ज कितने तरह के हुए। जो चार्ज हमने देखा उस चार्ज को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले तो चार्ज का नाम जो रखने वाले साइंटिस्ट, जिन्होंने नेमिंग किया था, चार्ज को बताया था, वो साइंटिस्ट हमारे कौन से थे, स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा, फ्रेकनेल। फ्रेकनेल ने सबसे पहले चार्ज का नाम रखा। अब एक सवाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सबके दिमाग में क्रिएट क्या होता है कि जब फ्रेकनेल ने चार्ज रखा तो इस चार्ज का नाम फ्रेकनेल 1, फ्रेकनेल 2 भी रख सकते थे। जब इनका ये रिसर्च था तो इन्होंने अपने नाम के ऊपर चार्ज का नाम क्यों नहीं रख दिया। जैसे बहुत जगह होती है, वर्क की यूनिट हम जूल रखते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट को हम ओम रखते हैं, साइंटिस्ट के बेस पे ये सारे यूनिट रखे जाते हैं। वोल्टेज को हमने वोल्ट के नाम से जाना, साइंटिस्ट की एक नेम उसमें हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर चार्ज में जो प्रॉपर्टी हमने देखा, उस प्रॉपर्टी को डिफाइंड करने के लिए हमको फ्रेकनेल नाम जो था वो सूटेबल नहीं लगा। यहाँ पर जो हमने चार्ज पाया, उस चार्ज में हमने एक
क्वालिटी देखी थी वो क्वालिटी डिस्ट्रॉय करने की थी। हमने देखा ये जो दो चार्ज बॉडी के ऊपर आ जा रहे हैं, यहाँ पे हमने जो बात की है, ये दो चार्ज जो बॉडी के ऊपर आ जा रहे हैं ना, ये दो चार्ज जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। और ये डिस्ट्रॉय करने के बेस पर हमको कुछ ऐसा इनका नाम चाहिए था जो नाम इनके डिफिनीशन को क्या करे, कंप्लीट करता हो। और वो नाम हमको कहाँ से मिला, वो नाम हमको मैथमेटिक्स से मिला। मैथमेटिक्स में एक डिस्ट्रॉय के बेस पर आप नाम सुनते हैं पॉजिटिव और निगेटिव का, कि -3 और +3 हो जाए तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से हमने कह सकते हैं कि हम अपने मैथमेटिक्स से ये दो नाम लिए, पॉजिटिव और निगेटिव का। ये एक ऐसा नाम था जो अपने आप में चार्ज के डिफिनीशन को भी रख ले रहा था। तो फ्रिकनील ने यहाँ पर सबसे सूटेबल नाम जो सोचा वो सोचा पॉजिटिव और निगेटिव। जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो कौन सा चार्ज पाता है, इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज पे। जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है वो किस पे आ जाता है, निगेटिव चार्ज पे। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो वो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो वो किस पे आ जाता है, निगेटिव पे आता है। और ये दोनों चार्ज जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो इसका नाम पॉजिटिव और निगेटिव रखा गया 1750 में। साइंस के लिए आपको ये ईयर कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ ऐसे ही बता दिया है। तो 1750 में फ्रिकनील ने एक चार्ज को पॉजिटिव और एक चार्ज को निगेटिव कहा। एक्सेप्ट करने वाले एटम के पास निगेटिव और डोनेट करने वाले एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो चार्ज हो गए अकॉर्डिंग टू फ्रिकनील। अब आते हैं हम लोग बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी तो हो जाएगा, मैंने बाकी सब वीडियो 6, 7, 8, 9 मैक्सिमम 10 मिनट्स तक के बनाए थे, लेकिन अब इस वीडियो को अगर मैं बहुत इस छोटे छोटे पार्ट में करूँगी ना तो ये एक चैप्टर के कई वीडियो हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा इसको हमको लेंदी करना पड़ा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, आप इसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में चार्ज है क्या, हमने बताया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो चार्ज के अंदर हमने रिसर्च के दौरान 3 तरह की प्रॉपर्टी को देखा। बाकी अट्रैक्शन, रिपल्सन, ये सब जो प्रॉपर्टी उसको हम आगे बताएंगे। कहते हैं फंडामेंटल जो उसकी 3 प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, वो कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टी होती है। एक होती है, पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब चार्ज के अंदर एडिटिव नेचर होता है। जल्दी में हम आपको समझा दें क्या होता है एडिटिव नेचर, स्क्रीन पे आपको दिख भी पा रहा होगा, लेकिन हम इसको जल्दी में एक्सप्लेन कर देते हैं। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज अगर किसी भी सबस्टेंस को अगर आप चार्ज देते हो, ये सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस को आपने चार्ज दिया, जैसे आपने इसको चार्ज दिया Q1, फिर आपने इसको चार्ज दिया Q2, फिर आपने इसको चार्ज दिया Q3, फिर आपने इसको चार्ज दिया Q4, और हमने कहा Q1 आपने पॉजिटिव दिया, Q2 आपने पॉजिटिव दिया, Q3 आपने पॉजिटिव दिया, लेकिन Q4 को आपने निगेटिव कर दिया। अब कहा जाए टोटल चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, टोटल चार्ज, तो याद रखिए चार्ज को विथ साइन ऐड करते हैं, Q1 + Q2 + Q3 एंड -Q4। दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। यही चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। इसमें चार्ज को एज ए साइन हम क्या करते हैं, उसको अलजेब्रिक सम के फॉर्म में हम चार्ज को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे चार्ज को साइन के साथ अलजेब्रिक सम की जाती है, साइन के साथ उसको ऐड की जाती है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए Q1 की वैल्यू 3 है, 3 कूलाम, Q2 की वैल्यू मान लीजिए 4 कूलाम है, 3 कूलाम यूनिट ऑफ चार्ज है, आगे डिस्कस करेंगे। Q2 की वैल्यू हमारी 4 कूलाम, Q3 की वैल्यू हमारे मान लीजिए 1 कूलाम, और Q4 की वैल्यू हमारी मान लीजिए है कह दें कि 3 कूलाम। क्या होगा टोटल, तो ये 3 और ये 3 डिस्ट्रॉय, हमने कहा कि इक्वल डिस्ट्रॉय करते हैं, ये 3 और ये 3 कैंसिल हुए, हमारे पास टोटल कितना बच गया, 5 कूलाम। मतलब आप जो चार्ज जिस साइन के साथ होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, आप उसको वैसे ही ऐड करोगे। तो चार्ज के अंदर एक तरह की एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, विथ साइन आप उसको ऐड करते हो। जैसे एक ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है, हमने इसको यहाँ से दिया 4 कूलाम चार्ज और यहाँ से दिया -4 कूलाम चार्ज, और पूछा इसका टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज Q = एक 4 कूलाम है, एक -4 कूलाम है, तो माइनस को माइनस के साथ आप ऐड करोगे और टोटल चार्ज इसकी हमारी क्या हो जाएगी, 0।
दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी, इसी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की पहली प्रॉपर्टी यही होती है। थोड़ा हम इसको जल्दीबाजी में ख़त्म करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं, चार्ज आर कंजर्व, चार्ज कंजर्व होती है, कंजर्व फॉर्म में रहती है। आपको हम एक बात बता दें, हमारी साइंस बहुत आगे बढ़ी, हमने बहुत कुछ रिसर्च किया, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ जानेंगे आगे जा कर के, लेकिन हमारी साइंस आज तक इस कंडीशन पे नहीं पहुंची है कि हम अब तक एनर्जी, एक कहते हैं ना, एक निडल का जो टिप होता है, जो नोक होती है सुई की, उसके बराबर भी हम एनर्जी को बना सकें, ऐसा अभी तक हमने रिसर्च नहीं किया है। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कन्वर्ट होती हैं, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, वो कन्वर्ट होती हैं, आप उसको बना नहीं सकते हो। जिसमें आप एनर्जी को पढ़े होगे उसी में आप चार्ज को पढ़ रहे हो। चार्ज कन्वर्ट करता है, वह एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके पर आया पॉजिटिव, दूसरे ने लिया आया निगेटिव। हमने इलेक्ट्रॉन को कहीं से प्रोड्यूस नहीं किया है, चार्ज को कहीं से बनाया नहीं है, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर गया है, जिसके वजह से क्या हुआ है, पॉजिटिव और निगेटिव बना है। तो हमारी चार्ज जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है, चार्ज को आप बना नहीं पाते हो। चार्ज आप बना लो कि एक पॉजिटिव चार्ज आप खुद से बना सको, तो ऐसा नहीं होता है, आप बनाते नहीं हो। हाँ, आप कन्वर्ट कर लेते हो, किसी बॉडी से किसी बॉडी पर आप कन्वर्ट कर पाते हो चार्ज को। तो जो चार्ज होती है वो याद रखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी द ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब चार्ज को आप ट्रांसफ़र करते हो, चार्ज को आप बनाते नहीं हो। आप एनर्जी कंजर्वेशन जिस तरह से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चार्ज के साथ भी वही है। न तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो, न तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप करते क्या हो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे आप उसको ट्रांसफ़र करते हो। जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास चार्ज है, इसके पास जो भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, हमको इसको अगर पॉजिटिव करना तो हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर करते हैं और ये पॉजिटिव आता है। ये नहीं होता है कि हम इसको पॉजिटिव चार्ज पे ला दें, ऐसे नहीं ला पाते। इसी इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का हेर फेर होना, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप चार्ज को कहीं से, चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर पाते हो, और आप चाहो कि चार्ज को डिस्ट्रॉय करें तो ऐसा भी नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर के जहाँ पर जैसे डिस्ट्रॉय होता है, यहाँ पर एक एनर्जी प्रोड्यूस कर जाती है, तो वो एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो चार्ज जो होती है न तो डिस्ट्रॉय होती है, न तो चार्ज हम कहते हैं कि क्रिएट होता है, वो सिर्फ होता क्या है, ट्रांसफ़र होता है। दिस इज ए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की ये कंजर्वेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दिखाया गया है, चार्ज की कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को। तो इस तरह से चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी हुई। चार्ज की जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। चार्ज के अंदर क्वांटाइजेशन की क्वालिटी होती है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सीधा सा, एक तो आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, मैंने क्वांटाइजेशन का डिफिनीशन वगैरह बना रखा है, फिर भी आप इसको एक बार समझिए क्वांटाइजेशन को क्या होता है। क्वांटाइजेशन में कहा जाता है हमारी जो चार्ज होती है ना, क्यू चार्ज, इस चार्ज को, ई को, इलेक्ट्रॉन जैसे हुआ, प्रोटॉन हुआ, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो। हालांकि जब हम फिजिकल वर्ड 11th क्लास से पढ़ते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी काफ़ी छोटे चार्ज, क्वार्ट्ज वगैरह को पढ़ते हैं, काफ़ी छोटे छोटे चार्ज को हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक वो बहुत क्लियर ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया। बहुत हम कहते हैं ना, जो डंके के चोट पर बोलना कि हाँ उसको डिफाइन करना, वो चीज़ नहीं है। हमारे एलिमेंट्री चार्ज हमारे लिए अभी यही पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो ये जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन का आधा दे दो, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को आप फ्रैक्शन तोड़ नहीं सकते हो। प्रोटॉन टूटता नहीं है, इलेक्ट्रॉन टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी बॉडी, यहाँ पर आप देखिए, अगर कोई भी बॉडी कैरी करता है अपने ऊपर चार्ज को, तो ऑलवेज, हमेशा किस फॉर्म में करता है, इंटीजर के फॉर्म में करता है। मल्टीपल इंटीजर बना सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये कर सकता है। अब आप कहिए कि 1.5 इलेक्ट्रॉन करे, 2.5 इलेक्ट्रॉन करे, 3.5 इलेक्ट्रॉन करे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। चार्ज को हम यहाँ पर ब्रेक नहीं करते हैं। उसका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है ना, वो भी इंटीजर होता है, इंटीजर के फॉर्म में होता है।
है। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप कह सकते हो n इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब Q जो चार्ज होती है वो कैसी होती है, n इलेक्ट्रॉन होती है। मतलब ये प्लस माइनस में भी होते हैं, n इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होते हैं। वेर n इक्वल टू n एक नेचुरल नंबर लेते हैं, मतलब नेचुरल नहीं आप कह सकते हो, n इंटीजर्स लिया जाता है, -1 -2, क्योंकि चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है। तो -1 आप चार्ज डोनेट भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो। इसके बेसिस पर हमने चार्ज को निगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिखाया है। तो हमारी जो n होती है उसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए हमने दिखाया है, हमारी n की वैल्यू -1 -2 -3 उधर निगेटिव फॉर्म में जाएगी, +1 +2 +3 इधर पॉजिटिव फॉर्म में जाएगी, या चार्ज जीरो भी होता है, चार्ज नहीं भी होते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। तो हमारी जो चार्ज होती है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होती है। आप समझिए सिंपल सा कि चार्ज को आप ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और उसमें जो ई की वैल्यू होती है वो तो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, यूनिट क्या है और जो अट्रैक्शन रिपल्सन की प्रॉपर्टी है, वैल्यू जो चार्ज की है, किसने वैल्यू दिया, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। कूलाम ने इस बात को सबसे पहले बताया था, आगे क्लास में बताया जाएगा। ये हमारी चार्ज की वैल्यू होती है। n का मतलब कोई इंटीजर नंबर होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। ई की वैल्यू ये फिक्स होती है। ई का मतलब वैल्यू आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव और निगेटिव के बेसिस पर आगे हमने पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे लगा रखा है। यहाँ पे Q इक्वल टू ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिया जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पर। तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाता है, Ne। तो ये हमारे साथ क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब आप क्या करते हो, एक बार हम बोल दे रहे हैं, द चार्ज कैरिड बाय द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा जो अपने ऊपर चार्ज, कोई भी बॉडी जो अपने ऊपर चार्ज कैरी करती है वो चार्ज हमेशा क्या होता है, इंटीजर के मल्टीपल फॉर्म में हो सकता है। वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है और उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रख सकते हो। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बार आप इसको ऐसे समझ लीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हम इन दोनों की बात करें, बाकी एडिशनल प्रॉपर्टी तो थोड़ा सिंपल है कि हम उसको साइन के साथ ऐड करते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप चार्ज को हमेशा कैसे रखते हो, इंटीजर फॉर्म के रूप में। चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज को इंटीजर फॉर्म के रूप में कैरी करता है, मतलब Q इक्वल टू Ne, और n जो होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर होती है। जब आप पॉजिटिव और निगेटिव बोल देते हो ना, तो प्लस माइनस यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप n इज इंटीजर बोलते हो तब आप n के बगल में पॉजिटिव और निगेटिव लगाओगे। चार्ज के क्वांटाइजेशन का मतलब और कंजर्वेशन का मतलब यही हुआ कि नेट चार्ज एज आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। मतलब आप कह सकते हो चार्ज की वैल्यू जो होती है उसको आप चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। अगर इसका हम एक एग्जांपल दें तो आप ये समझिए कि एक हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज है, अब बॉडी है, इसके अंदर जो भी चार्ज रहेगा वो चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस चार्ज की वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी, वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बार पीछे आप रिपीट करते रहे, आपको हम जल्दी जल्दी चीज़ों को इसको थोड़ा सा फट से समझ लिया जाए। एक बार हम इलेक्ट्रिक चार्ज का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ जहाँ पे हम चार्ज के रेस्ट को पढ़ते हैं, रेस्ट पार्ट को पढ़ते हैं, वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ब्रांच में आती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को आप रेस्ट में पढ़ रहे हो, जिसमें सबसे पहला चार्ज का इंट्रोडक्शन अगर बात करें तो चार्ज के लिए सबसे पहले थेल्स ने स्टार्ट किया था, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए थे, तो गिलबर्ट की थ्योरी आई थी। गिलबर्ट ने चार्ज किस तरह से बॉडी पे चार्ज वगैरह आती है इन सबको बताया था और कहा था कि चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। फ्रेकनील ने चार्ज की प्रॉपर्टी के बेस पर चार्ज को पॉजिटिव और निगेटिव दो इसके नाम रखे कि एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज निगेटिव होती है। उसके बाद इस चार्ज के अंदर तीन तरह की प्रॉपर्टी आती है, एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस तरह से अगले क्लास में अब हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम चार्ज के कुछ और करैक्टर को लेकर चलेंगे, जैसे अट्रैक्शन, रिपल्सन, चार्ज की फील्ड वगैरह कैसे बनती है, वैल्यू क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होते हैं, यूनिट्स वगैरह क्या होता है, इनके बीच में किस तरह के फोर्स काम करते हैं, इन सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि मैंने जिस एफर्ट के साथ समझाया है मेरा ये एफर्ट सक्सेस होगा और आपको समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।